क्या भारत में वास्तव में जाति प्रथा थी या फिर हमारा समाज मूल रूप से वर्ग व्यवस्था क्लास सिस्टम पर आधारित था जिसे समय के साथ विकृत कर दिया गया। क्या प्राचीन भारत में व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार कर्म चुनने की स्वाधीनता थी? क्या वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं बल्कि गुण और कर्म से निर्धारित होती थी? यह विषय सदियों से बहस का केंद्र है। नमस्कार, मैं विनोदानंद झा आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास, धर्म ग्रंथों और समाज शास्त्रियों के विचारों के माध्यम से इस विषय को गहराई से समझने का। यह कोई राजनीतिक विमर्श नहीं है, यह एक सामाजिक आत्ममंथन है, आत्मचिंतन है। तो आइए इतिहास के आईने में झांकते हैं। जब हम वर्ण व्यवस्था सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत जाति का विचार आ जाता है, परंतु क्या दोनों एक ही हैं? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुना कर्म विभागश, अर्थात 4 वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्म के आधार पर की है। यहाँ जन्म शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था का आधार व्यक्ति के गुण और कर्म थे, न कि उसका जन्म। जो ज्ञान और शिक्षा में अग्रणी था वह ब्राह्मण कहलाया, जो रक्षा और शासन करता था वह क्षत्रिय, जो व्यापार और कृषि करता था वह वैश्य, और जो सेवा, सर्विसेज और शिल्प कार्य करता था वह शूद्र। किसी भी वर्ण के कार्य में कोई अंतर नहीं था। यह एक प्रकार की कार्य विभाजन प्रणाली, जिसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, थी। ठीक वैसे ही जैसे आधुनिक समाज में विभिन्न व्यवसाय होते हैं। भारत का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। ऋषि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन तप और साधना से ब्रह्मर्षि बने। वाल्मीकि को परंपरागत रूप से शूद्र माना गया, लेकिन वे आदि कवि बने। वेदाभ्यास मिश्रित वंश के थे, परंतु वेदों के संकलन कर्ता बने। यदि जाति जन्म से स्थायी होती तो क्या यह संभव था? प्राचीन गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा सबके लिए खुली थी। यह दर्शाता है कि समाज में सामाजिक गतिशीलता अर्थात सोशल मोबिलिटी थी। भारतीय समाज को समझने के लिए हमें समाज शास्त्रियों की ओर भी देखना पड़ेगा। एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी प्रसिद्ध कृति सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। उन्होंने बताया कि भारत में किसी भी समूह के सदस्य समय के साथ उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते थे अपने आचरण, जीवन शैली और शिक्षा के माध्यम से। यदि जाति पूर्णतः स्थिर और जन्म आधारित होती तो सांस्कृतिक उन्नयन कदापि संभव नहीं होता। इसी प्रकार अन्य समाजशास्त्रियों जैसे आंद्री वेंटेल, हेरोल्ड गोल्ड और योगेंद्र सिंह ने भी माना कि भारतीय समाज में वर्ग और जाति के तत्व हमेशा से मिश्रित रहे। आधुनिक भारत में जाति की तुलना में वर्ग चेतना अधिक प्रबल होती जा रही है, जो एक शुभ लक्षण है। अब एक प्रश्न आप स्वयं से पूछिए, क्या आज डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, उद्योगपति, राजनेता और फिल्मी हस्तियां अपने ही सामाजिक वर्ग में विवाह करना पसंद नहीं करते? आज डॉक्टर से, इंजीनियर से, आईएएस आईपीएस अधिकारी अपने ही प्रशासनिक वर्ग में, उद्योगपतियों में और राजनीति के दिग्गज राजनीतिक परिवार में, और फिल्मी हस्तियां सिर्फ फिल्म जगत में विवाह करना पसंद करते हैं। उनके लिए जाति अथवा धर्म कभी भी प्राथमिकता नहीं रही है। उनके लिए सामाजिक वर्ग ही सबसे महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय प्राचीन समाज एक ओपन सोसाइटी था, जहां युवतियां जीवन साथी का वर्ण करती थीं। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे उन्नत समाज में जाति का कोई बंधन नहीं था। संभव है यह वर्ग व्यवस्था रही होगी, जो बाद में सनातन विरोधियों के कुप्रयास से कठोर और जन आधारित बना दिया गया। दरअसल ब्रिटिश शासन ने जनगणना के माध्यम से जातियों को स्थायी और कठोर रूप प्रदान किया। फूट डालो और राज करो
की नीति के तहत औपनिवेशिक प्रशासन ने समाज को कई श्रेणियों में बांटा और जाति को सरकारी दस्तावेजों में स्थायी पहचान दे दी गई। इससे सामाजिक गतिशीलता कम हुई और पहचान कठोर हो गई। मित्रों, समाज समय के साथ बदलता है। वर्ण व्यवस्था अत्यंत लचीली थी, लेकिन बाहर से आए शासकों ने राजनीतिक स्वार्थों को दृष्टि में रखते हुए मनुस्मृति और सामाजिक व्यवस्थाओं को इतना तोड़ मरोड़ दिया कि आज उसका मूल स्वरूप ही गायब हो गया। भगवत गीता की तरह मनुस्मृति के प्रारंभिक रूप में भी वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी। उसका उद्देश्य समाज का संतुलन था, न कि उत्पीड़न। मनुस्मृति का यह उद्धरण काफी प्रचलित है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठात् भवेद विप्र ब्रह्मम जानति ब्राह्मण। अर्थात जन्म से सभी शूद्र हैं, संस्कार से द्विज, वेद अध्ययन से विप्र और ब्रह्म ज्ञान से ब्राह्मण। यह व्याख्या आध्यात्मिक योग्यता को जन्म से कहीं ऊपर रखती है। संस्कृत और धर्मशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान पैट्रिक ओलिवेल का मत है कि मनुस्मृति का वर्तमान रूप एक दीर्घकालीन विकास का परिणाम है। इसी तरह रॉबर्ट लिंगार्ड धर्मशास्त्रों को विकासशील विधि साहित्य मानते हैं, जो समय के साथ परिवर्तित होता रहा। भारतीय विद्वान और हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक पीवी काने का मत है कि मूल ढांचा संभवतः एक काल में रचा गया, परंतु उसमें बाद में अनेक संशोधन होते रहे और कई भाग जोड़े गए। हमें यह समझना होगा कि भारतीय समाज और सनातन संस्कृति का मूल उद्देश्य कभी भी विभाजन नहीं रहा। मित्रों, इतिहास अपने आप में अत्यंत जटिल है। ब्रिटिश और वामपंथी इतिहासकारों ने हमें यही पढ़ाया है कि भारत में हमेशा दमनकारी, अमानवीय और विद्रूप जाति प्रथा विद्यमान रही है और समाज में कलुष और घृणा का ऐसा बीज बो दिया जो समय के अंतराल के साथ कम होने की बजाय और भी बढ़ता जा रहा है। वस्तुतः न तो यह कहना पूरी तरह सही है कि कभी कोई भेदभाव नहीं था और न ही यह कि भारत दमनकारी जाति प्रथा पर आधारित था। विडंबना यह है कि भारत के काले अंग्रेजों ने असली अंग्रेजों को इस दौड़ में काफी पीछे छोड़ दिया है। सत्ता की लोलुपता ने इसे और अधिक विद्रूप और घृणित बना दिया है। मित्रों, सत्य शायद बीच में है। प्राचीन काल में एक लचीली वर्ण व्यवस्था थी जो समय के साथ कठोर जाति प्रथा में बदल गई। आज फिर समाज वर्ग आधारित संरचना की ओर बढ़ रहा है और यही शायद समय की मांग है। आज भारत में शिक्षा और आर्थिक स्थिति सामाजिक पहचान तय कर रही है। जाति से अधिक प्रोफेशन महत्व रखता है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स में भी प्रोफेशन और इनकम ही आज प्रमुख फिल्टर होते हैं। प्रश्न यह नहीं कि अतीत कैसा था, प्रश्न यह है कि भविष्य कैसा होना चाहिए। क्या हम जन्म के आधार पर भेदभाव करेंगे या फिर गुण और कर्म को महत्व देंगे? भारत की आत्मा सदैव कहती है वसुधैव कुटुंबकम। जब पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है तो फिर हम एक दूसरे से अलग कैसे? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें @विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।